I'm Radhika Dua, your co-explorer, mentor, and learning buddy for your beautiful journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. चलिए, हम अब तक कवर कर चुके हैं सेल ऑफ गुड्स पीएनएल आइटम. अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऑफर ऑन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. आगे हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त बढ़िया सा टॉपिक, दैट इज सेल ऑफ सर्विसेज, दैट इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग मेजरली जो बिजनेस कर रहा होता है वो एक सेल ऑफ गुड में ही कर रहे होते हैं. मेजर पोर्शन ऑफ द इंडस्ट्री दे वर्क विद सेल ऑफ गुड्स, बट अगेन देयर आर पीपल हु सेल सर्विसेज एज वेल. मैम, सर्विस कौन सेल करता है? आई एम सेलिंग योर सर्विस. एजुकेशन सर्विसेज दैट यू आर गेटिंग. your doctor sells you his services. Lawyers, health professionals, then CAs, they give you expertise in their respective fields. We CAs, we give you our professional services. You pay us for the time that we have given you, for the time that we have worked on your project, right? Same ways, ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं जहां देयर आर सेल ऑफ सर्विसेज. अब इन सेल ऑफ सर्विसेज को कैसे रिकॉर्ड करा जाए मैम? बिकॉज इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, क्या पता आपकी किसी सीए फर्म में जॉब हो जाए. देन हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज देयर सेल्स वेयर देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर गुड दैट इज बीइंग सोल्ड, देयर आर सर्विसेज दैट आर बीइंग सोल्ड, राइट? और अब मैम, अब जब हम सेल ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे तब तो हम कुछ परचेज करते थे और फिर उस पर कुछ प्रोसेसिंग करते थे और सेल कर देते थे. कुछ टर्म्स कंडीशन थी, हमने जर्नल एंट्री बनानी भी सीख ली थी, सब आ गया था. अब मुझे आप बताओ कि सेल ऑफ सर्विसेज में परचेज तो कुछ होगा ही नहीं, है ना? परचेज तो कुछ होगा ही नहीं मैम. सीए ने पढ़ाई करी, अब अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है, अपनी एक्सपर्टीज सेल कर रहा है, एक्सपीरियंस सेल कर रहा है. डॉक्टर ने पढ़ाई करी, उसको पता है कि कौन सी मेडिसिन किस बीमारी को हटाने के काम आती है, वो मुझे अपनी नॉलेज सेल कर रहा है, राइट? तो उसने तो कुछ परचेज ही नहीं करा, सेल क्या करेगा? तो परचेसिंग तो कुछ है ही नहीं, सेल और सर्विस हो रही है यहाँ. नॉट नेसेसरी, दैट इज नॉट अ नेसेसरी, दैट इज नॉट अ नेसेसिटी हियर. ओके, फॉर सेलिंग सर्विसेज there might be some purchase of services as well. We are going off topic here, but still for sale of services there's quite a possibility to purchase some services as well. For example, if I'm making these classes, I have a camera person who's giving me his services, so I am taking his services for selling more services. That is also purchase of service, right? So इसको confuse नहीं करेंगे ज़्यादा, and then let's go ahead and see कि सेल और सर्विसेज को आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो. जस्ट वांटेड टू मेक क्लियर कि सेल और सर्विस ऐसा नहीं है कि आपका कुछ इनपुट नहीं लग रहा, इनपुट लगता है. सेल ऑफ सर्विस में भी इनपुट लगता है. हो सकता है वो आपके असेट में इनपुट लग रहा है, हो सकता है आप कोई सर्विस खरीद रहे हैं, फिर उस अपनी सर्विस देने के लिए किसी और की सर्विस खरीद रहे हैं, राइट? सो सेल ऑफ सर्विसेज, व्हेन टू रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड, दिस ऑल्सो we will study today. ये भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, so that हमारा रेंडरिंग और सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन, साथ ही अदर इनकम भी पढ़ लेंगे, है ना? अदर इनकम क्या हो सकती है, सब कवर कर लेंगे. Do not fear when I am here. Sharpup is always with you. Sharpup Technology Private Limited always here to help you. चलिए आगे बढ़ते हैं. So we are learning today sale of services by Radhika Dua. So what is any business trying to do? I'm just asking you, what is any business trying to do? So we are trying to make sales and earn profit. We have already covered the goods part. We have already covered how sales of goods are to be recorded. It is a P&L item. अच्छा, मैं दिखा देती हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस. जब मैं बनाती हूँ, इस तरफ मैं सेल्स लिखती हूँ, बाय सेल्स, और इस तरफ मैं अपने टू परचेजेस, टू एक्सपेंसेस, और अगर टू नेट प्रॉफिट आ रहा होगा इधर, और अगर लॉस हो रहा होगा तो बाय नेट लॉस, राइट? ऐसे ही बनाते हैं. बाय अदर इनकम भी यहीं आ जाती है.
सब इधर ही आ जाता है। अभी मैंने सेल्स कवर कर लिया, सेल्स में गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं। गुड्स कवर हो चुका है, सर्विसेज और अदर इनकम हम अभी कवर कर रहे हैं। सो व्हाट वी ट्राइंग टू डू कि हम पीएनएल का हर आइटम ऐसे उठाएं कि स्ट्रैटेजिकली हमारा पूरा पीएनएल कवर हो जाए, राइट? तो अभी हम यही कर रहे हैं। अभी दिस वी आर ट्राइंग टू डू, वी हैव स्टडीड। अब AS9 याद करो जल्दी से। AS9 में हमने क्या करा था? AS9 was covering sale of goods, rendering of services, interest, dividend, royalty from enterprise, resource used by others, right? ये ऑलरेडी कवर्ड है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हमें ये दोनों कवर करने हैं। I promised you earlier, कुछ भी ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे। Everything will be as per your accounting standards only. तो accounting standard 9, AS9 and Ind AS 115 दोनों कवर करेंगे। That's my promise to you. Don't worry. Sale of goods पहले वाली क्लास में कवर्ड है। Rendering of service and other income, let's do. Again, I would like to bring your notice to this that there are few exceptions. That means this does not cover, AS9 does not cover profit or sale, settlement or reval of fixed assets or liabilities. Notional gains are not covered here. Revenue recognition, that is covered under AS19 और Ind AS 116, वो भी हम यहाँ पे कवर नहीं करते हैं। We do not do that. ये तीनों चीजें AS9 में कवर नहीं होंगी। We are covering AS9. We have already covered sale of goods. Now we are moving forward to rendering of services and other income. चलिए, revenue recognition for sale of service under AS9 क्या बोल रहा है? Revenue should be recognized when following criteria are met. अच्छा, important note, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ। All the criterias are to be met. All of them. आप ये नहीं बोल सकते कि कोई भी एक कंडीशन पूरी कर लो और सेल रिकॉग्नाइज कर लो। नो, सेल को आप रिकॉग्नाइज तभी करोगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब ये सारी की सारी तीनों कंडीशन पूरी हो जाए। एक भी अगर इनकम्प्लीट रह गई, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज, यू विल हैव टू पोस्टपोन द रिकॉर्डिंग। देन पोस्टपोन करना पड़ेगा, मानेंगे ही नहीं कि सेल हुआ है। हम ऐसे क्यों करते हैं? वैसे इतना क्यों नेसेसरी है कि हम सिंपल सा मैंने सेल करा है, रिकॉर्ड करो, बात को खत्म करो। व्हाई सो, यू नो, व्हाई इज दिस सो कॉम्प्लिकेटेड? बिकॉज अगर आप अपने पास सर्विसेज या गुड्स रख लेते हैं और उनका रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं करते, सर्टेनिटी नहीं है, आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं करा, then it will be assumed that that particular goods or services are still with you. You have not rendered them, you have not sold them. सभी लोग भी ऐसे करने लग जाएंगे कि मैं सेल्स तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वक्त आएगा ना तो बोल दूंगी कि वो कलेक्शन नहीं हो रहा है। वरना अनसर्टेनिटी थी, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना था, मुझे पता था इस पर्टिकुलर सेल से पैसे नहीं मिलने, मैंने फिर भी सेल्स रिकॉर्ड कर दी क्योंकि मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाना है। आप देखो, एसेंशियली देखो, एवरीबडी पे अटेंशन ओवर हियर, आई वांट योर अटेंशन नाउ। आप देखो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सेल्स इधर रिकॉर्ड करते हो, परचेजेस इधर रिकॉर्ड करते हो एक्सपेंसेस के साथ, एंड फिर नेट प्रॉफिट निकल के आता है, राइट? अगर आपने सेल्स बढ़ा दी, चलो मैं ओरिजिनल सेल्स लिखती हूँ। ओरिजिनल सेल्स कितने की हैं? ओरिजिनल सेल्स 10,000 की हैं एंड परचेजेस एंड एक्सपेंसेस 6,000 के बढ़ रहे हैं, तो आपको नेट प्रॉफिट कितने का बढ़ा? 4,000 का, राइट? ऐसा ही हुआ। व्हाट इफ मुझे पता है कि किसी तरीके सेल्स बढ़ा दी जाए तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा? मैम शो करके दिखाओ। ठीक है, मैं अगर 10,000 की सेल्स की जगह 15,000 की सेल्स दिखा दूं और एसेंशियली उसके, मान लो मैं उसके परचेजेस एक्सपेंस भी थोड़े से बढ़ा देती हूँ रिस्पेक्टिव, मैंने फिक्टिशियस सेल्स दिखा दी 15,000 की, 6 की जगह मैंने 8,000 का एक्सपेंस दिखा दिया, बताना नेट प्रॉफिट पे क्या असर हुआ? 15 माइनस 8, 7,000। 3,000 का आपका प्रॉफिट इन्फ्लेट हुआ है, रॉन्ग है, इन्फ्लेटेड प्रॉफिट है ये, नॉट द करेक्ट प्रॉफिट। इतना इम्पैक्ट है सेल्स का आपके प्रॉफिट पर। आपको 10,000 की सेल्स रिकॉर्ड करनी थी, चलो मैं ओरिजिनल एग्जांपल ही रखती हूँ, 6,000 की परचेजेस हुई हैं और 6,000 के एक्सपेंस हुए हैं, 15,000 की आपकी सेल्स दिखा रहे हैं आप, 9,000
का नेट प्रॉफिट हो गया आपका। मतलब आपने 5,000 की इन्फ्लेटेड सेल्स दिखाई हुई है, 5,000 की, 5,000 की सेल्स बढ़ाने की वजह से 5,000 का नेट प्रॉफिट इन्फ्लेटेड है आपका। देख लो कितना मेजर इंपैक्ट है सेल्स का प्रॉफिट पर। वहीं एट द अदर हैंड अगर मैं 10,000 की सेल्स की जगह 5,000 की सेल्स दिखाती, चलो 7,000 की सेल्स दिखाती, लेट्स बी लॉजिकल है, ठीक है, 7,000 की मैं सेल्स दिखाती, 6,000 का मेरा खर्चा है, मेरा सिर्फ 1,000 का प्रॉफिट होता। मतलब मैंने 3,000 का सेल्स कम करी तो 3,000 का मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया। ओरिजिनल प्रॉफिट याद रखें 4,000 है, तो मैंने 3,000 से अपनी सेल्स कम दिखाई तो 3,000 से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, 1,000 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है सिर्फ। सो दैट मच पावर द सेल्स होल्ड। तो ताकि कोई भी फिक्टिशियस सेल्स को रिकॉर्ड नहीं कर ले, अपनी इनकम ऐसे इन्फ्लेटेड नहीं दिखा दे, इसीलिए हमने कुछ रूल्स लगाए कि ये 3 चीजें होंगी तभी रिकॉर्ड करना सेल्स को, अदरवाइज मत करना। यू जस्ट इमेजिन somebody wants to inflate their profit, they make a contract with a person who's a bit dubious, हमें डाउट है उस पर्सन पे, हमें लगता है कि ये पर्सन पैसे देने वाला नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, फॉर द सेक ऑफ द ट्रांजेक्शन ये ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, हमारा प्रॉफिट तो बड़ा आ रहा है ना कम से कम। यू कैन नॉट रिकॉर्ड दैट, एएस इज नॉट अलाउइंग यू टू रिकॉर्ड दैट, ठीक है। तो ऐसे ये था गुड्स की कंडीशन, ऐसे ही सर्विसेज की भी कुछ कंडीशन है, आइए जानते हैं वो कंडीशन क्या है। रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, अगर सारे कंडीशन फुलफिल हो गई तभी आप सेल ऑफ सर्विसेज को रिकॉर्ड कर पाएंगे। पहली बात, जो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो, इट शुड बी मेजर्ड रिलायबली, आप उसको रिलायबली मेजर कर पाएंगे कि मुझे पता है जो मैं सर्विसेज दे रही हूँ इनकी वर्थ कम से कम और कुछ नहीं तो 4 लाख रुपए की है, सो आई कैन मेजर देम वेरी रिलायबली। सेकेंड ऑफ ऑल, it is probable that the economic benefit will flow to the enterprise, सेम पॉइंट हो गया कलेक्शन वाला, सिर्फ लैंग्वेज ही तो डिफरेंट है बेटे। देयर इज सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है दैट इट इज प्रोबेबल, कि सर्टेनिटी है दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कलेक्शन विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, कि हम पैसे इससे वसूल लेंगे, ये बंदा हमें पैसे दे देगा। ओके, लास्ट, the stage of completion of the service can be reliably measured. For example, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज ली हैं, आपने उसको बोला कि मुझे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी यू आस्क्ड अ पर्सन टू कम टू योर बिजनेस प्लेस, टू कम टू योर ऑफिस एंड आप इंटीरियर डेकोरेशन कराना चाहते हैं। फॉर दैट यू पेड दैट पर्सन 5 लाख रुपीज। क्या रिलायबली मेजरेबल है? हाँ जी, रिलायबली मेजर है। आपको उसको जो पर्सन आपको इंटीरियर डेकोरेशन जो आपको करके दे रहा है, क्या प्रोबेबल है कि आप उसको पैसे दे दोगे? हाँ जी, प्रोबेबल है। क्या आप इस जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उसको मेजर कर सकते हो? हाँ, जो मैं सर्विसेज इंटीरियर डेकोरेशन से फरवरी के मंथ में मैंने ली थी, मैंने उससे तभी पूछ लिया था कि भाई आप कितने दिनों में कंप्लीट कर दोगे ये ऑफिस, तो उसने बोला था 2 मंथ्स लगेंगे। So when I'm standing at 31st March, या फिर जब हम इंटीरियर डेकोरेशन वाले का बना रहे हैं, when जो इंटीरियर डेकोरेशन है उसके अकाउंट्स बना रहे हैं, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, क्या उसने अपनी सर्विस को रिलायबली मेजर करा? यस, ही नो उसकी 5 लाख की सर्विसेज है। क्या प्रोबेबल है कि कस्टमर पैसे दे देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट एंटरप्राइज के पास फॉल होने वाला है, फ्लो आएगा? यस, हम पैसे दे देंगे, हम अच्छे लोग हैं। थर्ड, किस स्टेज पे आपकी सर्विसेज, क्या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सर्विसेज कैन बी रिलायबली मेजर्ड? यस, वी नो 100% काम होना था 2 महीने में, 1 महीने बाद बाय द एंड ऑफ मार्च वी नो कि हमने कितना काम कर दिया है। हम रिलायबली स्टेज ऑफ सर्विसेज गिवन रेंडर्ड उसको हम रिलेटिवली मेजर कर सकते हैं। 100% काम था, उसमें से 70% हो गया, 50% हो गया, 40% हो गया, 60% हो गया। We know and we can reliably measure it. अगर ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो आप बोलोगे कि yes, the services have been rendered and you can recognize the revenue therefore. ठीक है? So note the percentage basis revenue recognition is possible in case of services, कि percentage basis पे आप revenue recognition कर सकते हैं कि 70% काम हो गया तो 70% revenue recognize कर लेती हूँ मैं।
गॉट इट? समझ आ रही है मेरी बात? जल्दी से दोबारा से देखते हैं क्या है। Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, why do you need this accounting course? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? Third, what is the syllabus for this course? And fourth, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का। बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा। And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे। साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री। सो देर किस बात की है। Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे। Thank you. This is Radhika Dua signing off. हम देख रहे हैं AS9 गुड्स और सेल ऑफ गुड्स ऑलरेडी कवर्ड है। सेल ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज यानी कि सेल ऑफ सर्विसेज और अदर इनकम हम कवर कर रहे हैं अपनी आज की क्लास में, जिसमें हमने देखा कि अगर आप AS9 में सेल ऑफ सर्विसेज को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो 3 क्राइटेरिया हैं, तीनों के तीनों फुलफिल होने मैंडेटरी हैं। क्या है वो क्राइटेरियाज? फर्स्ट, आप रेवेन्यू को मेजर कर सकते हो रिलायबली कि कितने की सर्विस दे रही हूँ। इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। मुझे पता है कि ये जो मैंने सर्विस दी है इसका पैसा मुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। थर्ड, द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सर्विसेज कैन बी रिलायबली मेजर्ड। मुझे पता है कि टोटल काम में से मैंने कितना पोर्शन काम का कर दिया है। मुझे अगर आपको 120 घंटे की क्लास डिलीवर करनी है so I know how many hours I have delivered already, so I can recognize my revenue for the hours already delivered. So percentage basis revenue recognition, yes it is possible in case of services. Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि what are the methods of revenue recognition for the services. तो क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो आप revenue recognize for sale of services or rendering of services as per AS9. So let's move ahead. There are 2 methods to recognize revenue in case of services. The first is completed service contract method and the second is proportionate completion method. आपने मुझसे एक contract करा that I will render you services and contract ऐसा हुआ कि जैसे ही आपका complete हो जाएगी service, I'll give you the money. For example, you went to a doctor and you said कि मुझे एक
कंसल्टेशन लेनी है डॉक्टर से, मुझे कंसल्टेशन लेनी है, राइट? पॉसिबल? जैसे ही आप रिसेप्शन पे गए तो आपको रिसेप्शनिस्ट ने कहा प्लीज डिपॉजिट 1500 रुपीज, दिस इज द कंसल्टेशन फीस, दिस इज व्हाट द दिस इज द कंसल्टेशन फीस, टेशन फीस, कि आपने कंसल्ट करना है डॉक्टर से, सो इट इज अ फीस फॉर दैट, राइट? हमने कहा ओके नो प्रॉब्लम, वी कैन पे कंसल्टेशन फीस। नाउ यू टेल मी, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट करा डॉक्टर के साथ टू गेट सर्विसेज फ्रॉम द डॉक्टर एंड दीज सर्विसेज विल बी रेंडर्ड immediately and you will pay this 1500 for the consultation that you are going to receive via doctor। जो डॉक्टर आपको कंसल्टेशन देने वाला है उसके लिए आपने वन टाइम पेमेंट करी और उससे अपने सर्विस ले ली। क्या ये कंसल्टेशन अगले 30 डेज के लिए लेने वाले हैं आप? नहीं। यू आर टेकिंग दिस कंसल्टेशन फॉर वन सेशन, यू पेड 1500 रुपीज फॉर वन सेशन, consultation, you made the payment, took the consultation, use the services of the, use the know-how, use the expertise of the doctor। So this is completed service contract method, कि आपने सर्विस कंप्लीट करी और उसके लिए आपने पेमेंट कर ली। So revenue is recognized only when the service is fully completed। तो अगर 31st मार्च को आप कंसल्टेशन लेने गए तो how will the doctor recognize this particular transaction in his books of accounts? You have paid 1500 and the doctor has given you the consultation। 1500 रुपए दिए आपने और उसके बदले वहीं के वहीं सर्विसेज ले ली आपने, 1500 रुपए की कंसल्टेशन ले ली थी। This 1500 rupees is per session only, no 7 days, 10 days, no nothing। 15 days, 1 day, 1500 rupees for 1 day, 1 session। You book that session, took the services from the doctor, done। So revenue recognize कब कर सकता है डॉक्टर? As soon as whole of the services are rendered, when the service is fully completed। तो क्या इस केस में डॉक्टर ने आपको सर्विस कंप्लीट दे दी? यस। उसने आपसे 1500 रुपए लिए थे एक कंसल्टेशन के, उसने वो आपको दे दी। उसने रिकॉग्नाइज करा कि आपको क्या प्रॉब्लम है एंड ही गेव यू मेडिसिन, ही प्रिस्क्राइब्ड यू व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, हिज सर्विसेज आर ओवर देयर and he can recognize these 1500 rupees as sale or services in his books of accounts, right? So this is completed service contract method। On the other hand, the second method is proportionate completion method। जब भी कभी भी ongoing services चल रही होती हैं, देखो एक होता है at the spot या on the spot service given, you can recognize the service, usually उसके लिए हम जो फॉलो करते हैं वो है completed service contract method। बट अगर कभी भी आप कंटिन्यूअस सर्विसेज ले रहे हैं, the continuous services that you're giving to any customer, so how can you recognize the revenue for that? For that there can be two methods। complete service contract method अगर आप वो फॉलो करते हैं कि जिस दिन सर्विस कंप्लीट होगी उसी दिन मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगी। otherwise there is a second method also available at your disposal, that is proportionate completion method। कि मैं 31st मार्च को खड़ी हूं एंड आई कैन सी कि कितना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसके बेसिस पे मैं अपना रेवेन्यू परसेंटेज बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। दैट इज रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सर्विस एट द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट क्या होती है हमारी? 31st मार्च, यूजुअली तो यही होती है। अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31st दिसंबर or any other period as per your requirement। Okay, this method is preferred if the outcome of the transaction can be estimated reliably। ये बहुत 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 important line लिखी है, that this method is preferred if the outcome of the transaction can be estimated reliably। अगर आप reliably डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि आउटकम क्या है, कितना पर्सन हो चुका है कंप्लीट, कितना पैसा मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ तभी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। इवन इफ पैसा नहीं मिला, अक्रूवल कंसेप्ट याद करेंगे, एवरीथिंग इज लिंक्ड। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? रिसीव्ड है या रिसीवेबल है, डजंट मैटर, रिकॉग्नाइज इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेल्स पे भी वो लागू हो रहा है, हर चीज पे लागू होगा, डजंट मैटर
हमने याद हो हमने डेटर्स भी बुक करे थे सेल्स ऑफ गुड्स में, इसमें भी डेटर्स बुक होंगे, सेल ऑफ सर्विसेज में भी डेटर बुक होंगे। क्या एंट्री होगी, चलो मैं एंट्री भी साथ साथ कर देती हूँ। क्या एंट्री होनी चाहिए फॉर सेल ऑफ सर्विस? भाई मेरे लिए सेल है, चाहे सर्विस की हो चाहे गुड्स की हो। क्या एंट्री होगी? कैश या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैं तो सेल्स करी है, चाहे गुड्स की करी हो चाहे सर्विसेज की करी हो। और टू जीएसटी, अगर आपकी कुछ आउटपुट जीएसटी है, कुछ लाइबिलिटी है, उसको भी रिकॉर्ड कर लो, राइट। जो कस्टमर से आपने इकट्ठी कर लिया आपको गवर्नमेंट को पे करना है। जीएसटी का सिंपल सा कंसेप्ट है बेटे, आप लेते हैं कस्टमर से, उसको गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। आपने कस्टमर से इकट्ठा तो कर लिया है बट अभी गवर्नमेंट को पे नहीं करा, तो आपके लिए लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी क्रिएट कर दी मैंने टू जीएस आउटपुट जीएसटी, सिंपल। यही एंट्री होगी, एंट्री यही होगी, राइट। अगर परसेंटेज बेसिस पे तो बस यहाँ पे जो जितना परसेंटेज काम हो गया उतने की सेल्स रिकॉर्ड होंगी, बाकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। मैम अगर एडवांस मिल गया होता तो कोई बात नहीं, अगर आपको एडवांस मिल गया था 10 लाख का और आपने 5 लाख की लाइबिलिटी, 5 लाख का काम करके दिया है, तो कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए का कैश डेबिट करो टू रेवेन्यू ऑफ सेल्स, या फिर टू सेल्स, कुछ भी लिख सकते हो आप। 5 लाख टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। 5 लाख का मुझे भी तुमको देना है काम करके, और तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली मैंने, कोई बात नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? सेल्स आप उतने की रिकॉर्ड करोगी जितना आपने काम कर दिया है। अगर पूरा कर दिया तो कंप्लीटेड सर्विस मेथड के हिसाब से, आधा अधूरा करा है तो जितना आधा अधूरा करा है, जितने का काम करा उतने की ही सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Why am I focusing on this? Because it is quite a possibility कि आप कंटिन्यूस सर्विस में हैं और 31 मार्च को देयर विल बी सम पोर्शन जो आपने एक्सरसाइज कर दिया, तो आप परसेंटेज बेसिस के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आई एम होपिंग ये जो एंट्रीज हैं दीज आर क्लियर टू यू, स्पेशली दिस वन, स्पेशली द वन जहां पर आपको एडवांस कैश रिसीव हो गया है और आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज सिर्फ उतना कर सकते हैं जितना आपने काम कर दिया है, बाकी आपकी वो लाइबिलिटी हो गई। जब फ्यूचर में आप काम कर दोगे तो लाइबिलिटी रिवर्स कर देना। गॉट इट? तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। सॉरी, यस। इफ अ कंसल्टेंट signs a 5 lakh rupees contract for 5 months of services and by 31st March they have completed 3 months, 5 महीने में से 3 महीने का ही काम करा है, तो 3/5 ऑफ 5 लाख रुपीज, मतलब 3 लाख रुपीज ही आप अपने सेल्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्या एंट्री करोगे? टू सेल्स या टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, टू रेवेन्यू या फिर सेल्स, कुछ भी लिख लो। कितने की हुई? 3 लाख की। कस्टमर या कैश, कैश या कस्टमर जो भी है उसको डेबिट करेंगे। अगर कैश मिल गया है तो पूरा ही 5 लाख रुपए पहले, तो पूरा 5 लाख लिख दो, बाकी की लाइबिलिटी क्रिएट कर दो 2 लाख रुपए की, बाकी की लाइबिलिटी क्रिएट कर दो 2 लाख रुपए की। और अगर कैश नहीं रिसीव हुआ था, कस्टमर ही है, तो 3 लाख रुपीज का ही कस्टमर कर दो, फिर आपको कुछ भी नहीं लिखना, बस टू आउटपुट लाइबिलिटी। अगर जीएसटी है तो जीएसटी पोर्शन फिर आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, दैट्स इट। गॉट इट? गॉट इट एवरीबॉडी? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आई एम फोकसिंग सो मच ऑन इट। प्लीज ध्यान देंगे, ये 2 मेथड है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के, कंप्लीट कर ले। सो दैट इज कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड एंड सेकंड इज प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ टू डिसाइड दैट व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अचीव्ड। गुड्स के केस में मैंने देखा था कि मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अचीव हो गई है या नहीं, मतलब जो मुझे ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर, क्या मैंने वो सेटिस्फाई कर दिया, सिर्फ तभी तो मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर पाऊंगी। यहाँ पर भी सेम वेज जो मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्या मैंने सेटिस्फाई कर दी है, तभी मैं अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर पाऊंगी। क्या है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? कॉन्ट्रैक्ट फुली कंप्लीटेड इफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अगर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट आप फुल्ली कंप्लीट कर लिया, रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। और अगर लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो देखो कि प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन हो गया है, देन ऑल्सो द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। यही 2 चीजें हैं जिससे आप पता करोगे कि आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अचीव्ड है या सेटिस्फाइड है या नहीं है। ओनली देन यू डिसाइड कि आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए देखो पूरा कंप्लीट कर दिया, रिकॉग्नाइज। लॉन्ग टर्म के लिए देखो परसेंटेज बेसिस पे आप डिटरमाइन कर पा रहे हो कितना कंप्लीट कर दिया है, रिकॉग्नाइज।
आगे बढ़ते हैं, अदर इनकम के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम AS9 पढ़ रहे हैं। My friends, we are actually learning AS9. We have covered goods or sale of goods. We have covered rendering of services. Now we are on other income. कि अदर इनकम को AS9 में कैसे दिया गया है कि अदर इनकम क्या हो सकती है। आपको इंटरेस्ट मिल सकता है कहीं से, आपने FD कराई हुई है, उस पर इंटरेस्ट मिल गया। आपने किसी को पैसे दिए अपने यूज करने के, इसलिए आपको इंटरेस्ट मिल गया। आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से आपको डिविडेंड मिल गया। या फिर आपको रॉयल्टी मिलती है, आपने अपनी कोई बुक लिखी, ठीक है, और वो बुक की पब्लिशर कॉपी सेल कर रहा है आगे, सो एवरी कॉपी दैट द पब्लिशर इज सेलिंग, he will give you a percentage of that sales. It is known as royalty. It is one of the examples of royalty. royalty बहुत तरीके की हो सकती है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई मूवी बनाई, ओके, और वो मूवी आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को दी और वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे उसे सेल कर रहा है, तो जितनी कॉपीज उस मूवी की बिकेंगी उसमें कुछ कमीशन आपको मिलता रहेगा। इस कमीशन को मैं बोलती हूँ रॉयल्टी। ओके, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे भाई, P&L बनाया था हमने, जरूरी थोड़ी है मुझे सेल्स से ही सिर्फ इनकम हो, अदर इनकम भी तो हो सकती है मेरी। अदर इनकम में इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, रॉयल्टी हो या कोई और सी इनकम हो, उसको मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी, AS9 में ये भी दिया गया है। सो टुडे वी विल कवर दैट टू, टुडे वी विल कवर दैट टू। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है उसमें। हाँ जी, हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्प अप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर GST सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको GST प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस GST कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, why do I need to choose SharpUp? चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants, they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर GST, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा GST कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे GST सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, सो लेट मी टेल यू दैट शार्पअप हैज ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर। हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. तो अदर इनकम को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? अगर आप इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए आपने एक FD कराई हुई है, FD कराई हुई है आपने 5 इयर्स की, आपने 5 इयर्स की FD कराई है, तो आप
उसको इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर अक्रू हो गया ना, वो अक्रू हो गया, 5 साल बाद आपको मिलना है एफडी का इंटरेस्ट। तो आप उसको कैसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे? आप उसको रिकॉर्ड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करोगे। अगर 5 साल में बेटे आपको 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना है, बाय द एंड ऑफ 5 years you'll get 10,000 रुपीज इंटरेस्ट एंड 1 year has already lapsed, 1 साल हो गया एफडी कराए, तो बताओ कितना इंटरेस्ट बनता है आपका? 10,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2,000 रुपीज। तो आप इस 2,000 रुपीज को रिकॉर्ड करोगे बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑन दिस इज टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस। अगर 2 years लैप्स हो गए होते तो 10,000 इंटू 2/5, क्या मैं इस 10,000 कैसे लिख सकती थी? 10,000 इंटू 1/5, 1 year आउट ऑफ 5, ऐसे 2 years आउट ऑफ 5, कितना बनेगा ये? 4,000 रुपीज। तो आप 4,000 रुपीज रिकॉग्नाइज कर लोगे एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। दैट इज हाउ यू recognize interest on time proportionate basis, irrespective आपको मिला है या नहीं मिला है, that doesn't matter, accrual basis बेटा, accrual याद करो, है ना। चलिए आगे, रॉयल्टी, रॉयल्टी को भी आप accrual basis पे करोगे, रॉयल्टी को भी आप accrual basis पे करोगे as per substance of the agreement। रॉयल्टी मिली नहीं मिली बट आपको पता है मिल जाएगी, सेल हो गई है, ही विल गिव मी अक्रूवल बेसिस पे एज पर द सब्सटेंस ऑफ द अग्रीमेंट, जो भी अग्रीमेंट हुआ होगा आपका उस बेसिस पे आप उसको फॉलो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और डिविडेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट एज अ स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। डिविडेंड कैसे रिकॉर्ड करोगे? जिस दिन आपने राइट एस्टैब्लिश कर ली है टू रिसीव दिस डिविडेंड, व्हेन द राइट इज टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड, जिस दिन राइट मिल गई ना आपको, उस दिन आप डिविडेंड रिसीव कर लेंगे। यानी कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा उस दिन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिविडेंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास रिलायंस के शेयर्स रखे हैं एंड ऑन 28th of March 2025 Reliance shares declared dividend of ₹20 पर शेयर, इट इज अ बिग डिविडेंड, बहुत बड़ा डिविडेंड है, मजे आ जाएंगे इतना डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो गया। और आपके पास 500 शेयर रखे हैं रिलायंस के, 20 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो आपका क्या, कौन सी डेट को? 28th of March। तो जिस दिन डिक्लेयर हुआ, जिस दिन राइट आपके पास राइट आ गई ना डिविडेंड लेने की, जब मर्जी मिलता रहा डिविडेंड, फ्यूचर में किसी ना किसी दिन तो मिल ही जाएगा। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया मतलब उसे देना ही पड़ेगा, कंपनी ने डिक्लेयर करा है मतलब उसे देना ही पड़ेगा। सो ऑन 28th of March 2025 आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिविडेंड को डिक्लेयर रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट है कि मेरा असेट है, अभी मिलेगा मुझे, और कहाँ से मिलेगा? रिलायंस से मिलेगा, रिलायंस इज द गिवर। कितना? 500 इंटू 20, 10,000 रुपए का मैं डिविडेंड रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लूंगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दिस डिविडेंड रिसीवेबल इज माय इनकम, पीएनएल अकाउंट डेबिट, सॉरी, हाँ, डिविडेंड रिसीवेबल टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये डिविडेंड रिसीवेबल टू रिलायंस और फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे आप, वो एंट्री नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने AS9 को फुल कवर कर लिया है। वी हैव कवर्ड सेल ऑफ गुड्स, वी हैव कवर्ड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, वी हैव कवर्ड इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी फ्रॉम एंटरप्राइज रिसोर्स यूज्ड बाय द अदर्स। अब हम मूव करेंगे इंड AS की तरफ। एज प्रोमिस्ड अर्लियर, I will not just stick to AS, I am moving forward to Ind AS now. But, before we move forward to Ind AS, मुझे पता तो हो कि कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जिनके ऊपर Ind AS लगता है। क्या आपको ऐसा लगता कि जरूरी हो मुझे पता करना कि कौन वो लोग हैं जिन पर Ind AS लगता है? तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कौन वो लोग हैं जिन पर Ind AS लगता है। Pay attention everybody, this I am telling you today which will help you forever, ठीक है।
सो कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेस है जिन पर इंड एएस लगता है? अच्छा, ये बताने से पहले कि कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेस जिन पे इंड एएस लगता है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं ये. दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स which all you future accountants, all you future professionals should be aware of. कि अगर मैंने सर्विसेज रेंडर करी है, जैसे मैंने को इंस्टॉलेशन फीस मिलनी है, मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, एसी इंस्टॉल करा, सर्विस दी है ना मैंने, तो कैसे बुक करोगे उसको? आप उसको बुक करोगे विद रेफरेंस टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन. जितना परसेंटेज काम कर दिया है, मान लीजिए मुझे एक बिल्डिंग में एलिवेटर इंस्टॉल करने का काम मिला है, तो जितना परसेंट काम में कर चुकी हूँ उतने परसेंट का स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से मैं रेवेन्यू बुक कर सकती हूँ. अगर कोई मीडिया हाउस है, उसको मीडिया पे कमीशन मिलती है, मतलब कि जितने भी बार मेरा एड रन होगा आपकी सीरीज के बीच में, टेलीविजन पे, रेडियो पर, उस हिसाब से आपका रेवेन्यू बुक होगा. तो कैसे बुक करेंगे आप उसके? सो रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट अपीयर्स बिफोर द पब्लिक. जितनी बार पब्लिक के सामने मेरा एडवर्टाइजमेंट जाएगा उतना रेवेन्यू आप बुक कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बोला कि आप 100 बार मेरा एडवर्टाइजमेंट रन करोगे ना, तो मैं आपको 1 लाख रुपीस दूंगी. नेक्स्ट 10 डेज में अगर आप 100 टाइम्स मेरा एडवर्टाइजमेंट रन कर दोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपीस दूंगी. तो जब रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट पब्लिक के सामने जाएगा, उतना आप परसेंटेज बेसिस पे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पे, रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट जब पब्लिक के सामने गया, उतना आप रेवेन्यू बुक कर सकते हैं. मान लीजिए आपने सिर्फ 70 टाइम्स ये एडवर्टाइजमेंट रन करा, तो 1 लाख को मैंने कितनी बार बोला था? 100 टाइम्स करने के लिए, उसमें सिर्फ 70 टाइम्स आप कर पाए हैं, तो इतना रेवेन्यू आप बुक कर देंगे. मान लीजिए 7th डे पर, ऑन 7th डे 31 मार्च आ गया, तो 31 मार्च को आप ये एंट्री करोगे. अगर आप ट्यूशन फीस दे रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस और लेक्चर्स, मान लीजिए आपने 100 लेक्चर्स के पैसे दिए हैं, 31 मार्च को 80 लेक्चर्स डिलीवर हो गए हैं, तो जितने लेक्चर्स डिलीवर हो गए उतना का रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में. अगर आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, फ्रेंचाइजी की फीस है, तो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या एग्रीमेंट बोल रहा है कि आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब कर पाओगे. अगर फीस फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मिल रहा है, आपने किसी के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसकी डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे मिलने वाले हैं. तो विद रेफरेंस टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना है, इंक्लूडिंग द पोस्ट डिलीवरी सर्विसेज सपोर्ट स्टेज. मान लो आपने बोला था कि मैं आपको 100% आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दूंगा. ऑन 31 मार्च हमने देखा 60% इंस्टॉल हो चुका है, तो आप 60% ऑफ दिस रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, इंक्लूडिंग पोस्ट डिलीवरी सर्विस. अगर हम पोस्ट डिलीवरी सर्विस देने के बाद ये 120% बन रहा था, तो 60% ही हुआ, तो आप आधा ही रिकॉग्नाइज करोगे अभी. ठीक है, Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA दीपिका बंसल, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली. आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ. नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है. नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं. नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी. एंड नंबर 4, why should you choose SharpUp for the income tax learning. Coming to first point, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है. आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते. दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है. फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है. TDS की प्रोविजंस is just one of the part of the income tax course. Further, बहुत सारे accountants बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए. Coming to second point, कि what is the objective with this course.
हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोस भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है, सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। Moving to the next point, why should you choose SharpUp for the income tax learning? Number one, we have already created more than 1,000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning, conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। So looking forward to see you in this career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. अब हम आ गए हैं इंडेस पे। इंडेस 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। इंडेस 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज बोथ को कवर करता है। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मॉडल क्या है, हाउ इट वर्क्स। आई वांट यू टू नो कि इंडेस किस किस पे लगता है। I want you to understand which all are the enterprises on whom Ind AS 115 or Ind AS in general is applicable. So, next 5 minutes, give it to me. I want your undivided attention. All eyes on the screen now, please. No deviation. Everybody, yes, I'm talking to you. You, yes, you. Look here, beta. Look here. All your attention on me. बहुत attention की भूखी हूँ मैं, please. अगले 5 मिनट के लिए, ठीक है? So, as per the guidelines of the MCA, Ministry of Corporate Affairs बताता है कि किस किस को लगेगा Ind AS, ठीक है? It is governed by MBA, Ministry of Corporate Affairs, और वो नेटवर्थ के हिसाब से बताता है कि किस किस कंपनी को Ind AS लगने वाले हैं। तो हर कंपनी जो कि लिस्टेड है, हर कंपनी जो लिस्टेड है उसको मैंडेटरी है Ind AS लगाना। हर कंपनी जो लिस्टेड है उसको Ind AS लगाना है, और हर कंपनी जो अनलिस्टेड है एंड उसका नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 250 CR है, अगर उसका नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 250 CR है तो उसको Ind AS लगाना आज की डेट पे मैंडेटरी है। ओके अच्छा, ये ना फेजेस में लगा है, एप्लीकेबल हुआ है। Ind AS ना फेजेस में एप्लीकेबल हुआ है। फेजेस में एप्लीकेबल हुआ है मतलब फेज 1 में जो 1 अप्रैल 2016 में लगा था, 1 अप्रैल 2016 में लिखा था कि Ind AS मैंडेटरी है। 1 अप्रैल 2016 में लिस्टेड कंपनीज पे तो लगना ही लगना है, पर अनलिस्टेड कंपनीज पे भी लगेगा। पर अनलिस्टेड कंपनी वो, लिस्टेड कंपनी पे तो है ही, अनलिस्टेड कंपनी वो जिनका नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 500 CR है। अगर आप 2016 में 1 अप्रैल 2016 को आप खड़े और आपका नेटवर्थ मोर देन 500 CR है और आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आपको Ind AS एप्लीकेबल हो गए। और अगर लिस्टेड हो तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना भी नेटवर्थ हो, लगाना मैंडेटरी है। ओ, और फेज 2 में भी हुआ था ये। फेज 2 में ये दी गई कि 250 CR से अगर आपका नेटवर्थ अबव है तो आपको लगेगा, ठीक है? तो फॉर कंपनीज ये है, अगर आप बैंक हैं या NBFC हैं और आपका नेटवर्थ मोर देन 500 CR है तो आपको 1 अप्रैल 2018 से ही लग गया था Ind AS। और आप NBFC है और आपका नेटवर्थ मोर देन 250 CR है बट लेस देन 500 CR है तो आपको Ind AS लगे थे 1 अप्रैल 2019 से, ठीक है बेटे? क्या कंपनीज वॉलंटरली अडॉप्ट कर सकती थी क्या Ind AS को लगाना? यस, कंपनीज वॉलंटरली भी कर सकती थी Ind AS को
चूज करना कि वी विल अप्लाई इंड एस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, वॉलेंट्री भी अगर, बट आपने एक बार ही चूज कर लिया तब हमेशा इंड एस लगेगा आपके ऊपर। तो अगर नेटवर्थ आपका एक बार ही 500 करोड़ से ऊपर हो गया 1/4/16 को, तो उसके बाद चाहे डिक्लाइन नेगेटिव हो रहा हो, इंड एस लगेगा आपके ऊपर, राइट। ऐसी एनबीएफसी के लिए अगर 1/4/18 को आपका नेटवर्थ मोर देन 500 CR है तो आपको इंड एस लग गया, और 1/4/19 को अगर 250 करोड़ से लेके 500 करोड़ के बीच में है तो आपको तब भी इंड एस लग जाएगा। बेसिकली वो हर किसी को इंड एस के एम्बिट में लेके आना चाहते हैं, सो दैट मोर एंड मोर कंपनीज फॉलो इंड एस। व्हाई? बिकॉज क्या है इंड एस एक्चुअली है, क्या हुआ कि हम लोग ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब हमने बनाए तो जनरली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। बट क्या होता है कि विद टाइम यू फील कि हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही इंग्लैंड में और अदर कंट्रीज में IFRS आए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स निकाले गए। तो इंडिया क्या करता है, यूजुअली जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती है ना उसी में से अडॉप्ट करता है और अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकालता है। तो इंडिया ने इंड एस निकाले, ने कहा कि हम तुमको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने इंड एस बनाएंगे, अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे जो हम फॉलो करेंगे। ये हुआ 2016 के से पहले बातचीत हुई कि हम अपनी तरफ से चलेंगे अब। तो सबने कहा ठीक है, मोटा मोटा ये इंड एस में और IFRS में ज्यादा फर्क है नहीं, मोटा मोटा सेम ही है, कार्व इन और कार्व आउट एक जैसे ही है, 99% एक जैसे ही है, कुछ इक्का दुक्का चेंजेस है, बट क्योंकि हम उसमें अपना नाम डालना चाहते थे इसलिए हमने उनको इंड एस बना दिया, दैट्स इट। ये जनरली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस ही है बिकॉज ये मोटा मोटा IFRS जैसा ही है, ठीक है, गॉट इट। तो इंड एस कुछ नहीं है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि इंडिया में अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको ये फॉलो करना है। तो अगर मैम हम इंटरनेशनल जाने जाएंगे तो क्या इंड एस बेकार होगा? नहीं, IFRS भी बिल्कुल इंड एस जैसे ही है, इनफैक्ट उल्टा है, IFRS जैसे इंड एस है, IFRS बनी उससे हमने इंड एस बनाया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दादा, ठीक है। तो इंड एस 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे बात करता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहां क्या दिया गया है हम ये भी देख लेते हैं। वहां दिया गया है कि यू कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 स्टेप मॉडल। अगर ये 5 स्टेप मॉडल आपने फुलफिल कर दिया तो आप रिकॉग्नाइज कर लो रेवेन्यू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये 5 स्टेप मॉडल आपको फॉलो करना है। क्या है? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताओ। दूसरा पॉइंट, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली में मुझे तुम्हें देना क्या है, मेरी परफॉर्मेंस कब सेटिस्फाई होगी, मेरी जो ऑब्लिगेशन थी कि मैं तुमको दे दूं, ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि मुझे अब कुछ परफॉर्म करके तुमको देना है, या तो सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विस, ये जो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कब सेटिस्फाई होगी, उसके लिए जरूरी है मैं देखूं तो कि मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या, मुझे तुम्हें क्या देना है, गुड्स देने हैं, सर्विसेज देने हैं। इसको इसलिए मैंने बोला आइडेंटिफाई करो कि आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। अगर आप मोटा मोटा देखो तो वही चीजें लिखी है जो AS में लिखी है, बस फैंसी तरीके लिख दिए। क्या वहां नहीं लिखा था कि यू शुड बी एबल टू असर्टेन द वैल्यू, रिलायबली मेजर इट? वही तो है, ट्रांजैक्शन प्राइस पता करो। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट में, पता करो। कॉन्ट्रैक्ट है भी कस्टमर के साथ, ये पता करो। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो उस पर्टिकुलर, अगर मान लो 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, मेरे घर में पेंट करा दो, एक रूम एक्स्ट्रा बनवा देना, वॉल में सीलिंग लगवा देना और लिफ्ट लगवा देना, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई यहाँ? 4। लिफ्ट लगवानी, एलिवेटर, पेंट करवाना है, देन देयर वाज व्हाट आई सेड कि क्या होना चाहिए, और एक रूम क्रिएट करना है, राइट, पेंट कराना है, रूम क्रिएट करना है और POP करानी है, सीलिंग, फॉल सीलिंग लगवानी है, राइट। आई गिव यू 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कि आपको 4 चीजें पूरी करोगे तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। 4 चीजें पूरी करनी है, 4 चीजें सेटिस्फाई करो मेरे को, 4 चीजें डिलीवर करो मुझको, जिसमें आप मुझे क्या क्या दे रहे हो, लिफ्ट दे रहे हो, पेंट करवा रहे हो, मेरा POP करवा रहे हो और मेरा रूम क्रिएट कर रहे हो, एक इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हो मेरे रूम की। 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को मैंने इसके लिए 10 लाख रुपए दिए आपको, क्या मैं हर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे इस 10 लाख रुपए को बांट सकती हूँ?
सीलिंग के हैं, 1 लाख रुपए रेनोवेशन के हैं जो मुझे इंटीरियर डेकोरेशन करानी है, बाकी के 4 लाख रुपए लिफ्ट के हैं। क्या मैं एलोकेट कर पा रही हूँ ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से? यस, मैं 4 ऑब्लिगेशन है, टोटल अमाउंट को मैं इन 4 में बांट सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ कि मेरे इतना प्राइस है, राइट। लास्ट, रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू एज एंड व्हेन द एंटिटी सैटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कह रहे हैं जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन खत्म होती जा रही वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते रहो। पेंट कर दिया 10 दिन में, 2 लाख रुपए रेवेन्यू बुक कर लो। अगले नेक्स्ट 1 हफ्ते में आपने फॉल सीलिंग लगवा दी, पीओपी करवा दी मैंने, अगले 3 लाख रुपए आपके, 5 लाख रुपए बुक हो गए आपके टोटल, राइट। फिर नंबर ऑफ डेज के साथ ऐसे ऐसे जब जब आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हैं तब तब आप अपना उसको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर के साथ, हाँ जी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई कर ली, हाँ मुझे पता 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेरी, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन कर लिया, हाँ 10 लाख रुपए ट्रांजैक्शन प्राइस है। एलोकेट कर पा रही हो ट्रांजैक्शन प्राइस को पर वेरियस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे, हाँ हम तो कर पा रहे हैं भाई, अलग अलग स्टैंड अलोन प्राइस हमें पता है। जब जब एक एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होगी तब तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना। क्या ये इजी नहीं है? सर गुड्स के लिए भी यही है, सर्विसेज के लिए भी यही है, कोई अलग अलग आपको ये नहीं बताया कि गुड्स होंगे तो ऐसे करो, सर्विसेज होंगी तो ऐसे करो, नो। ये 5 स्टेप मॉडल है, गुड्स के लिए भी सर्विसेज के लिए भी, जो हो रहा है करते रहो। मेक्स मोर सेंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। कैसे करोगे? पार्टी ने अप्रूव कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टी ने, बोथ द पार्टीज, सेलर ने भी और बायर ने भी अप्रूव कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को। द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज राइट। हर पार्टी की, सेलर की भी कुछ राइट्स होंगी, बायर्स की भी कुछ राइट्स होंगी, और हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई द पेमेंट टर्म्स, कि हमें पता है कि पेमेंट की टर्म्स क्या है, कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, इस दिन तक खत्म हो गया तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, उससे लेट करोगे तो 50-50 हजार रुपए डिडक्ट करता रहूंगा मैं आपके, मुझे जल्दी से जल्दी काम खत्म करना है, तो मैं पेमेंट टर्म्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। यस, द कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस होने का मतलब क्या है? कि भाई पैसा इन्वॉल्वमेंट है, फाइनेंशियली देयर इज अ ऑब्लिगेशन दैट इज टू बी फुलफिल्ड। ऐसा नहीं है कि आप बस इसलिए काम करके दे रहे हो कि फ्रेंडशिप में काम कर दिया, नहीं, कमर्शियल सब्सटेंस है। दिस इज आई एम डूइंग फॉर द फर्दरमेंट ऑफ माय बिजनेस, दिस ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द कोर्स ऑफ माय बिजनेस, दिस हैज कमर्शियल सब्सटेंस टू इट। Last point, it is probable that the entity will collect the payment, the consideration from the which is expected by the entity. हमें पता है पैसे मिल जाएंगे। पहली बात, दोनों पार्टी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दोनों पार्टी की हम राइट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, हमें पता है कि पेमेंट टर्म्स क्या है, हमें पता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है इट इज फॉर फर्दरमेंट ऑफ द बिजनेस, ये भाईचारे में काम नहीं हो रहा, इट हैज कमर्शियल सब्सटेंस टू इट, एंड लास्ट हमें पता है कि पैसा तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लास्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू फ्यूचर प्रोफेशनल्स, अ कॉन्ट्रैक्ट में not pass all the 5 conditions of step 1, but entity may still transfer goods or services to the customer and receive non-refundable consideration. ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 5 स्टेप्स हैं स्टेप 1 के, मतलब आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टेप 1, राइट, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट स्टेप 1, इसकी जो 5 कंडीशन है हो सकता है कि हम फुलफिल ना कर रहे हो, मे बी हमें टर्म्स ऑफ जो पेमेंट है ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके बावजूद हमें कुछ नॉन रिफंडेबल कंसिडरेशन मिल गई है।
हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक one stop solution जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 different modules at one place, जैसे GST, accounting, compliances, personality development। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। वाई डू वी वॉन्ट टू लिमिट आवरसेल्फ टू जस्ट कंसेप्ट्स? हम चाहते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? गो अहेड एंड एनरोल योरसेल्व्स इन ATC प्रोग्राम। दिस इज राधिका दुआ साइनिंग ऑफ। हमें कुछ नॉन रिफंडेबल कंसिडरेशन मिल गई है कि सामने वाले को नहीं पता कि पेमेंट टर्म क्या, उसने फिर भी हमें 100% एडवांस दे दिया है जो हम उसको वापस नहीं करने वाले हैं। उसको भी पता है कि हम उसको वापस नहीं करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फ्लैट खरीदने जाते हो, आप कोई फ्लैट खरीदने गए और आपने उसको बोला 1 CR का फ्लैट है, आपको पसंद आ गया। आपने कहा एक काम करो भाई साहब, 10 लाख रुपए ना मेरी तरफ से टोकन मनी रख लो, कूपन मनी रख लो, ये मेरी तरफ से। आपने 10 लाख का टोकन उसको दे दिया। उसने बोला ठीक है नेक्स्ट मंथ तक मुझे 90 लाख रुपए दे देना। तो आपने कहा नहीं नहीं, टर्म्स ऑफ पेमेंट तो क्लियर नहीं है, मैं तो 90 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा आपको एक ही महीने में। बट आपने ऑलरेडी एक नॉन रिफंडेबल कंसिडरेशन उसको दे दिया था। पॉसिबल है, राइट? इन दैट सर्कमस्टांस द एंटिटी कैन recognize revenue for the non-refundable consideration receipt। आपने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए एज अ नॉन रिफंडेबल कंसिडरेशन। मैं ये जो शाही आपने मुझे दी, जो टोकन मनी आपने मुझे दिया, मैं इसको वापस नहीं करूंगी, बिकॉज दिस इज अ गिवन रूल कि जो भी आप टोकन मनी देते हो वापस नहीं होती कभी भी, नेवर। और पेमेंट टर्म्स स्टैब्लिश ही नहीं हुई थी, पेमेंट टर्म्स स्टैब्लिश नहीं हुई। स्टेप 1, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करो, उसमें 5 स्टेप्स होने अनिवार्य है, बट उसमें से पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई नहीं। अब क्या करूं मैं? 10 लाख रुपए को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूं क्या? नो, यू जस्ट कैन नॉट recognize this as revenue in your books of accounts। So ma'am, how will we recognize it? Entity will recognize consideration received as a liability। इसको मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी? 10 लाख को इसको मैं एज लाइबिलिटी रिसीव करूंगी, रिकॉग्नाइज करूंगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अंटिल ईदर स्टेप 1 इज सब्सटेंशियली मेट, या तो स्टेप 1 पूरा हो गया या फिर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड। या तो ऐसा हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, हाँ हो जाएगा ना, जब वो मेरा कस्टमर 90 लाख रुपए देने से मना कर देगा, मैं नहीं दे रहा 90 लाख रुपीज आपको नेक्स्ट मंथ तक, आई कैन नॉट गिव यू 90 लाख रुपीज टिल नेक्स्ट मंथ, आई फॉरफीट माई ऑफर हेयर, मुझे नहीं खरीदना आपसे फ्लैट। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। इन दोनों में से जो जल्दी हो जाए, या तो स्टेप 1 पूरा हो जाए, पेमेंट टर्म्स क्लियर हो जाए,
या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है या फिर कोई ऑब्लिगेशन नहीं बची, तभी आप इसको एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, अदरवाइज आप इसको एज लायबिलिटी ही रिकॉग्नाइज करोगे। अगर इन दोनों में से कुछ भी हो जाए तो आप मानोगे ठीक है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, अदरवाइज आप इसको एज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Sale of services is done. Revenue rendering of services and other income as per AS and Ind AS I have completed. So we have completed sale of goods, sale of services and other income as per AS and Ind AS, both AS 9 and Ind AS 115. I hope it was a very informative class for you all. This was actually very entertaining and something that you will be using in your practical life every given day. Here at SharpUp, we totally believe that you all can achieve what you dreamt of. Dream every day. That is why we tell you dream. We are here to fulfill it. Okay. So that's it from my side. I'll see you in the next class. Bye bye. Tada.